बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे कुछ रूटीन से हट के एक ख़बर शेयर करते हैं और वो मुख्तलिफ़ ख़बरों का मजमूआ है। और ये ज़हन में रखिए कि अगर आप ये समझते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसके लिए सुकून.com है मुस्तक़बिल के लिए, तो ऐसा नहीं है। प्लानिंग अभी भी हो रही है और मुसलसल हो रही है और कसीरुल जहती हो रही है, मल्टी डायमेंशनल। वो कैसे हो रही है, मैं आपसे ये कुछ खबरें हैं जिससे अंदाज़ा हो सकेगा, आप भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वाक़तन अभी दर पर्दा पसे पर्दा पसे चिलमन कुछ ना कुछ हो रहा है। और एक रेसिपी तैयार की जा रही है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद और बजट से पहले पहले कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और इसके लिए क्या कहना चाहिए, रेसिपी तैयार की जा रही है, ईंधन तैयार किया जा रहा है, मसाले इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो एक अच्छी सी खिचड़ी पकाने की तैयारी हो चुकी है। उसकी रीज़न मैं आपको कुछ खबरें वापसी शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले सेनेट का इलेक्शन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेनेट के इलेक्शन तक खामोशी रहेगी और सेनेट का इलेक्शन होने के बाद फिर ये जोड़ तोड़ का अमल शुरू होगा। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात इमरान खान के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए ये होगी कि 12 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है और तकरीबन 3-4 दिन और लग जाएंगे। डेप्टी चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन होगा, ये सारे मामला, और फिर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम है अपोजिशन का। लेकिन इस दौरान तो शायद कुछ ना हो, उसकी बहुत थोड़ा पीरियड है दरमियान में, और 13 अप्रैल को आ जाएगा, रमज़ान शुरू हो जाएगा। 13 अप्रैल को पहला रोज़ा है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा ये आहिस्ता आहिस्ता टुक टुक लगी रहेगी और भरपूर किस्म का एक वार किया जाएगा। वो बजट से पहले और ईद के बाद मई जून में आप कह सकते हैं, क्योंकि 12 मई तक तो रोज़े ही होंगे, 13 अप्रैल से 12 मई तक, तो उसके बाद कुछ मोमेंटम बनाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू में जो फोकस था वो था सेनेट का इलेक्शन किसी भी तरीके से लड़ा जाए मिलकर, लेकिन पीपल्स पार्टी पे एतबार ना किया जाए। ये इन दोनों का इत्तेफाक है इस मामले में, नवाज शरीफ साहब का भी और मौलाना का भी, और उनके साथ मरीम बीबी भी इसमें शामिल है कि पीपल्स पार्टी पे आसफ अली जरदारी पे एतबार ना किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि कल डस्का में मरीम सफदर साहबा ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया, तो उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने PTI को भी फुल रगड़ा दिया। वो तो है ही है, वो तो ग़िज़ा का मेन्यू का एक अहम लाजमी जुज़ है। PTI को, इमरान खान साहब को, इन सबको तो उन्होंने रगड़ा देना ही था। लेकिन पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रगड़ा लगाया और उन्होंने कहा कि कराची बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है, और सिंध की हुकूमत पर भी उन्होंने तनकीद की। तो ये एक चेंज हुई है। खैर, नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो टेलीफोन पर बात हुई, उसमें सेनेट के इलेक्शन के साथ साथ एक और चीज़ वो ये थी कि लॉन्ग मार्च जो है वो हर सूरत में हम करेंगे और अपनी तैयारी अलहदा से करेंगे। पीपल्स पार्टी पे इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का भरपूर यकीन दिलाया कि इस मामले में मुस्लिम लीग नवाज मौलाना से किसी किस्म का कोई धोखा नहीं करेगी। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो बिल्कुल और नौयत की हैं, और वो ये है कि अभी भी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली इस कोशिश में है कि मामलात तय पा जाएँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वज़ीर आज़म इमरान खान से बाला वो मुसलसल कोशिश कर रही हैं। और वो शरीफ ख़ानदान इस सिलसिले में हर वो चैनल इख्तियार कर रहा है जहाँ से उसको मामूली भी उम्मीद है कि बातचीत बन सकती है, तो वो चैनल अभी तक बंद नहीं हुआ। और यह एक बात है कि उसमें किस हद तक कामयाबी होगी, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई स्पेस नहीं है। लेकिन मरीम सफदर साहबा ने डस्का में जो एक बार फिर जो गुफ्तगू की, उससे अंदाज़ा लगता है कि बातचीत भी चल रही है और साथ साथ प्रेशर भी फुल रखना है। DGI-SPR की तारीफ़ भी कर दी, लेकिन उन्होंने DGI-SPR के इस बयान की भी नफ़ी कर दी कि जो उन्होंने कहा था कि किसी किस्म के कोई राब्ते पसे पर्दा नहीं है अपोजिशन के साथ या शरीफ ख़ानदान के साथ। तो मरीम सफदर साहबा ने कहा कि जो राब्ते होते हैं वो बहुत ऊपर लेवल के होते हैं, उनके इल्म में नहीं। तो मैं कुछ दिन पहले आपको बता चुका हूँ, अब मज़ीद उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि अभी भी पैगामात भिजवाए जा रहे हैं मरीम सफदर साहबा की तरफ से भी, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, शहबाज शरीफ साहब की भी तरफ से पैगाम भिजवाए जा रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को, कि आएँ, आके बातचीत करें, कोई मौका दें, कोई चांस दें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। और ज़ुबैर साहब इस्लामाबाद क्लब में जो उनका एक ब्रांच पे इत्तफाकिया जो उनका टाकरा हुआ था, तो उस वक्त भी जो कान में कोई बात कही गई होगी वो यकीनन एक क्या कहना चाहिए, पोलाइट मैसेज ही होगा, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। और इसीलिए ये बदस्तूर अभी तक मामला चल रहा है बैकडोर चैनल का। उसमें फिर एक और डेवलपमेंट हुई, वो है आसफ जरदारी साहब, और आसफ जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ये ध्यान में रखिए कि
अब जल्द से मुश्तरका जलसों में तो शिरकत नहीं हो रही, लेकिन अब इस तरीके से कॉमन फ्रेंड्स जो हैं, जो एतमाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो बदएतमादी की फ़िज़ा है उसको बहाल करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ज़रदारी साहब का नवाज शरीफ साहब का भी रब्ता हो गया और ज़रदारी साहब ने एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को राम कर लिया है और उनको इस बात पर आमादा किया है कि आप मुझ पर एतमाद करें और एतबार रखें और हम इंशाअल्लाह, ज़रदारी साहब ने कहा कि इन हाउस तब्दीली ले आएंगे और इन हाउस तब्दीली सेनेट के इलेक्शन के बाद हम इस पर अटैम्प्ट करेंगे और लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान को, जबकि इनका ख्याल ये है कि लॉन्ग मार्च ही आखिरी ज़रिया है घर भेजने का। लेकिन ज़रदारी साहब के साथ जो बात हुई, ज़रदारी साहब ने कायद किया कि इन हाउस तब्दीली पे हम ज़्यादा फोकस करें और हमारे पास अगर हम मिल जाएं और हुक्मरान इत्तेहाद किसी एक इत्तेहादी को भी तोड़ लें तो ये अपोजिशन जो है वो मजबूत हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि बैकडोर चैनल ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी यही कहा कि आप अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला को हैं वो नॉर्मलाइज़ करें और वो बहुत ज़रूरी हैं और कोई भी हो चैनल इख्तियार करें, ऐसा चैनल इख्तियार करें कि आप लोगों की बराह रास्त कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। ज़रदारी साहब ने ये मशवरा दिया है नवाज शरीफ साहब को और बाकी ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि हम PDM के फोरम पे जो भी फैसले होंगे उस पर हम कायम हैं और इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो आखिरी ऑप्शन होगा। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि एक्सटर्नल प्लेयर्स की तरफ से जब तक भरपूर इनको हमायत नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तब्दीली कामयाब होगी। उसकी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी का भी पूरा जो फोकस वो है एक्सटर्नल प्लेयर्स पे। उधर से मामला अगर उधर से हो गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती क्योंकि पीपल्स पार्टी वाशिंगटन के साथ ज़्यादा राब्ते में है और नवाज शरीफ साहब की निस्बत नवाज शरीफ साहब लंदन और हमारे जो अरब ममालिक हैं उनके साथ राब्ते में हैं और उनके बाद फिर अगला स्टेप आप समझें कौन सा होता है। तो ये इस वक्त खिचड़ी पक रही है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी चल रही है, वो ज़हन में रखिएगा। ये मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च से पहले की जो तैयारियाँ हैं वो उसमें जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब, आपने देखा होगा कि मरियम सफदर साहबा हर तकरीर में जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब का तज़किरा ज़रूर करती हैं और इसी तरीके से जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब की अहलिया वो खतूत लिखती रहती हैं और उन्होंने भी एक ख़त पिछले दिनों भी लिखा शहजाद अकबर साहब के लिए कि जनाब इनका बताएं कि ये हैं कौन, नैब के तर्जुमान हैं, क्या हैं। इस तरह के खतूत वो भी लिख रहे हैं। फिर जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें काफ़ी सख्त फ़ैसला था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब ने तहरीर किया और वो पब्लिक भी हुआ, उस पर एक नया सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब अगले आइंदा हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस तश्कील दिए गए जिन्होंने मुकदमात सुनी हैं ऑनरेबल जजेस पे, उसमें एक इतला के मुताबिक जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब शामिल नहीं, बल्कि जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब ने ख़त लिख दिया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे बताया जाए कि ये फ़ैसला पब्लिक कैसे हुआ, मीडिया में कैसे आया और मेरे तक क्यों नहीं आया, मैंने उसको क्यों नहीं देखा। जो एक तरीक़ाकार है मैंने होता यही है, उन्होंने कहा कि यही होना था, मेरे पास आता, मैं उस पर अपना इनपुट देता, तो ये मुझे बताया जाए। और मज़े की बात है कि वो ख़त भी मीडिया में मौजूद है और मीडिया को वो दिया गया और बिल्कुल वो जो इतराज़ उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब ख़ुद भी उसी तरह का ही उन्होंने काम किया कि एक ख़त लिखा उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और लिख दिया। तो अंदाज़ा है, लगता यही है कि मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब भी काफ़ी मुतहर्रिक हुए हैं, पसे पर्दा, एलानिया नहीं, क्योंकि अरसलान इफ्तिखार साहब के ख़िलाफ़ जो मामलात थे शायद वो दोबारा खुलने वाले हैं या उसके बारे में कोई तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं या मुकम्मल होने के करीब हैं, ये इतलात भी मौजूद हैं। तो वो भी एक एलिमेंट साथ तैयार हो रहा है। फिर आप एक और एलिमेंट को भी ध्यान में रखिए, यही जो रेसिपी है लॉन्ग मार्च, धरना और एंटी गवर्नमेंट, वो है वकला का मामला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदर मिनल्ला साहब बदस्तूर डटे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वकला की गिरफ्तारियाँ जारी हैं और काफ़ी दिनों के बाद वकला जो हैं उन्होंने कल रैलियाँ निकाली, पिंडी इस्लामाबाद के वकला इकट्ठे हुए गिरदनवा के, तो वो भी एक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेसिपी तैयार हो रही है और वो एक जो लवाजमात होते हैं, किसी भी अच्छी सी देग पकानी हो, कौरमा पकाना हो, तो जो कौरमे के लवाजमात हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। धरने वाली जो देग है और गवर्नमेंट गिराने वाली देग है, ये आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से। फिर मजहबी एलिमेंट वो भी बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि मामला अभी टला नहीं, क्योंकि सियासत चीज़ ही ऐसी है कि इसमें फिर बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका भी जिक्र कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बदस्तूर जनाब वो भी डटे हुए हैं, उनका भी इरादा कोई नहीं है कंप्रोमाइज़ करने का। वो कहते हैं मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो खा नवाज लीग हो, खा वो जरदारी साहब हो, मौलाना हो, हुकूमत जाती है तो जाए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, डट कर मुकाबला करना है। और फिर हमने आपको कल बताया था कि सेनेट के इलेक्शन बड़े बेरहम किस्म के फैसले किए गए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसलों में जो अपने करीब तरीन लोग थे, डॉक्टर बाबर अवान, रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर साहब, उस्मान डार और इफ्तिखार दुर्रानी साहब, प्लस इधर आपके आ जाते हैं मुआवनीन जो हैं मजीद जुल्फ़ी बुखारी साहब, ये सब जो मुंतज़िर थे उन सब को उन्होंने इनकार कर दिया टिकट देने से, सेनेट का उम्मीदवार बनाने से। और उन्होंने बिल्कुल उन लोगों को लेके आए हैं जो नए टिकट दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी कि जिनको पहले नहीं मिला, हिस्सा नहीं मिला पावर एंजॉय करने का, उनको लेके आ रहे हैं। अलबत्ता ओन अब्बास को उन्होंने टिकट दिया है, नया चेहरा लेके आए हैं, उनकी खिदमत को उन्होंने एक्नॉलेज किया, सैफुल्लाह न्याज़ी को एक्नॉलेज किया, एजाज चौधरी साहब को भी अब शामिल कर लिया गया है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया था। ये एक बिजनेसमैन थे, मैंने आपको बताया था कि ये इनसे टिकट वापस नहीं होगा, ये जीत भी जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी बगावत हुई, बलूचिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी बगावत की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी बोर्ड को कहा कि जनाब इसको वापस करें। वो टिकट वापस हुआ और अब वो टिकट ज़हूर आगा को दे दिया गया है और बलूचिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब खुश नज़र आ रही है। इस तरीके से जो पार्टी प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचा। तो एक और चीज़ है जो कि हुकूमत के लिए असल ख़तरा बन सकती है, वो है महंगाई। महंगाई जो है वो किसी भी सूरत में नहीं पीछा छोड़ रही हुकूमत का, और अगर ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता है तो महंगाई जो है वो भी एक अहम तरीन क्या कहना चाहिए जुज़्व होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का। तो मशवरा यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो नफ़े में रहेंगे, और अगर ऐसा ना किया तो फिर ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो गए तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।